हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयनिक सॉलिड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आयनिक सॉलिड्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है दैट constitute particles are positive and negative ions. Okay, which means the constitute particles are opposite charged ion. Okay, जो constitute particle है वो क्या होंगे, प्लस और माइनस चार्जेस होंगे, जो कि क्या हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। ओके, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इन प्लस और माइनस को एक सॉलिड में हेल्ड करके रखता है, बांधे रखता है, that force of attraction is called strong electrostatic force of attraction. Okay, so electrostatic force क्या होता है? Electro means related to charge and static means rest. Okay, so ऐसे चार्ज जो रेस्ट पोजीशन में है, ओके, और उन रेस्ट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो इस तरह के फोर्स का एक एग्जांपल है कि जब आप अपने बालों में कंघी को लगाकर पेपर के पास ले जाते हो तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, व्हाई? बिकॉज रबिंग कॉम्ब ऑन योर हेयर गेट द कॉम्ब चार्ज्ड। ओके, एंड दैट्स व्हाई जो पेपर हैं और कॉम्ब है वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, और इसी तरह से जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें जो चार्ज है वो मूव नहीं करते, वो एक जगह पर स्टिक रहते हैं, दे आर स्टैटिक इन नेचर। इसीलिए उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी क्या होगा? वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो इनकी खासियत क्या होती है आयनिक सॉलिड्स की? दैट दे आर हार्ड, काफ़ी कठोर होते हैं, एंड दे आर ब्रिटल। अगर आप उन्हें मोड़ना चाहते हैं तो वो मुड़ेंगे नहीं, दे विल ब्रेक डाउन। ओके, ये टूट सकते हैं लेकिन मुड़ते नहीं हैं। फिर चूंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नाउ सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर soluble in polar solvents. What is the meaning of polar solvents? That the solvent must have a polar nature, which means the molecule of solvent have plus and minus charge in it. Okay, जैसे कि वाटर हो गया। ओके, सो वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। ओके, सो इस तरह के जो सॉल्वेंट होंगे उनमें जो है ये आयनिक सॉलिड्स क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मीनिंग ये है कि सॉलिड स्टेट में आयंस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण काफ़ी क्लोज टू ईच अदर रहते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू मूव इन सॉलिड्स। ओके, बट जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, या फिर हम बात करें पानी की, कि जब हम इन्हें पानी में घोलते हैं तो इनके जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, एंड now they are ready to move from one place to another, and that's why they are able to carry electricity in aqueous solution. so electricity की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण या फिर चार्ज के फ्लो के कारण कंडक्ट होती हैं। तो आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन ना होकर आयंस जो हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दैट्स वाई सॉलिड फॉर्म में चार्ज जो है वो मूवेबल नहीं है। दैट्स वाई सॉलिड फॉर्म में
इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन उनके मोल्टन फॉर्म में जब आप उनको पिघला देंगे या फिर जब आप उनका एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे, देन दे आर रेडी टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इस तरह के आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl हो गया, ओके, देन KCl, देन ZnS, और इस तरह के जो आयन्स होंगे वो क्या होंगे, आयनिक सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। ओके, तो आइए NaCl का एग्जाम्पल लेकर हम इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सो NaCl में Na जो है, सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये एक क्लोराइड आयन है। ओके, सो इनके साइज की बात करें तो जो सोडियम है वो प्लस होगा और स्मॉल इन साइज होगा, लेकिन जो क्लोरीन है उसका साइज सोडियम से काफी बड़ा है और वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये एक आयनिक बॉन्ड है Na और Cl के बीच में। ओके, और अगर इसके एक आयनिक सॉलिड की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपोजिट चार्ज आयन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर प्लस और माइनस यानी कि अपोजिट चार्ज जो हैं वो क्या है, अलाइन है। अब एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये चार्जेस हैं और रेस्ट पोजीशन में हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरह का है, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड चूंकि ये चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्योंकि ये पूरा Na प्लस है और ये बना है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, और Cl माइनस जो कि इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl माइनस बना है, सो दे आर complete ion, that's why they have strong electrostatic force of attraction। अब क्योंकि इनके बीच में strong electrostatic force है, that's why they are hard and brittle in nature। आप इनके शेप को चेंज नहीं कर सकते, they are brittle, और अगर आप इनके शेप को चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ओके, अब एक और बात आती हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम एक माइनस चार्ज को लेते हैं तो इससे लगने वाले पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो 1, 2, 3 और 4। ओके, एक नेगेटिव चार्ज के साथ में 4 पॉजिटिव चार्ज जो है उसे क्या कर रखे हैं, सराउंड कर रखे हैं। अगर हम इसी तरह से एक प्लस चार्ज की बात करें तो उसे भी माइनस जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 माइनस चार्जेस ने एक प्लस चार्ज को क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस आर सराउंडेड टू अ चार्ज्ड पार्टिकल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर एक आयन जो है अपने अपोजिट आयन के एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आयन से घिरा हुआ है। दैट्स व्हाई these
type of ionic solids are able to form space lattice, or we can say a crystal lattice in its solid form. जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो है एक सॉलिड क्रिस्टल बन रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक और तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, जो कि है कोवेलेंट सॉलिड। ओके, सो इस तरह के जो सॉलिड हैं इनमें जनरली नॉन मेटेलिक एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब ये जो नॉन मेटेलिक एटम्स हैं इनकी प्रॉपर्टी है दैट दे आर बॉन्डेड विथ ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, which means they share their electrons with each other to form a bond called covalent bond. Then this property of covalency, or we can say the property of making covalent bond with each other, this property allow them to make a giant molecule which is closely packed. Okay, and that's why they are hard and brittle in nature and having high melting point. Okay, and also they are great conductor of heat as well as electricity. Okay, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें आता है डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें आता है क्वार्ट्ज, और साथ ही साथ में इसमें आता है ग्रेफाइट, जो कि एक्सेप्शन है बिकॉज ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज नॉट हार्ड इन नेचर, इट इज सॉफ्ट इन नेचर एंड इट इज नॉट ऑल्सो ब्रिटल. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डायमंड. ओके, सो जो डायमंड है वो कार्बन का ही एलोट्रोपिक फॉर्म है. सो कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कि डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरीन्स है. ओके, सो डायमंड की बात करें, सो डायमंड में हर एक कार्बन जो है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज. ओके, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल. ओके, डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा जहां पर हर एक कार्बन अपने से 4 कार्बन के साथ में टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ होगा, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3. तो इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये वाला कार्बन 1 2 3 4 इन चारों कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है. इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन 1 2 3 जो है वो 2d फेज में है, और जो 4th कार्बन है वो बिलो द प्लेन है, जिसे दर्शाना बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है. ओके, और इसी तरह से इस वाले कार्बन की बात करें तो ये भी जो प्लेन है इसमें 3 बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स को शो कर रहा है, और 4th बॉन्ड जो है वो बिलो द प्लेन है. सो यहाँ पर सारे जो कार्बन एटम्स है दे आर बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम tetrahedrally, and each carbon is sp3 in hybridization. Okay, और वहीं दूसरी ओर अगर ग्रेफाइट की बात करें, सो ग्रेफाइट इज an exceptional case of covalent solid, जहां पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जहां पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इसीलिए इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्राइगोनल प्लेनर. एक ट्राइंगल के तरह से इसकी ज्योमेट्री आती है, जहां पर एक कार्बन एटम अपने से 3 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है. इसीलिए इसको ट्राइगोनल
प्लेनर भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर एक जो कार्बन है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये जो ग्रेफाइट है इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और बात करें तो इस स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल रिंग्स जो होती हैं इनकी परतें एक दूसरे से 335 पिकोमीटर दूरी बनाकर रहती हैं। इसकी वजह से जो ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल है वो सॉफ्ट इन नेचर होता है, और चूंकि ये लेयर्स के रूप में रहती हैं तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्लाइड कर सकती हैं, और इसी वजह से जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग एज अ लुब्रिकेंट भी किया जाता है। तो ये ऊपर वाली एक लेयर, एक नीचे वाली लेयर, और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड काफी आसानी से कर लेती हैं, और इसीलिए graphite is also a good lubricant. Okay, so this is all about covalent solid. So let's talk about the fourth and the last type of crystalline solid, that is metallic solid. जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मेटल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है मेटल्स का प्योर फॉर्म में वो किस तरह का होता है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस तरह से एक मेटल के पीस में होते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। सो सपोज करिए कि ये एक मेटल का पीस है, तो इसमें होता क्या है कि हर एक जो मेटल एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और जब ये मेटल्स प्योर फॉर्म में होते हैं तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अक्रॉस द मेटल पीस। ओके, so we can say that there is a sea of electron and the positive cationic metal atoms are emerged in that electron sea. Okay, so बात ये आती है कि जो मेटल का पीस है वो इस तरह से क्यों है कि वहां पर मेटल आयन है और वहां पर इलेक्ट्रॉन है, क्यों वहां पर सिर्फ मेटल के एटम्स न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है। इसका कारण ये है, इसका रीजन ये है दैट दीज मेटल एटम्स हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो द आयोनाइजेशन energy is the energy required for the ejection of an electron from the outermost shell of any atom. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर मोस्ट शेल है किसी एटम की, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। सो मेटल्स के केस में ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है, और इसकी वजह से इनकी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव अक्रॉस द मेटल पीस। ओके, और इसी वजह से एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि उस इलेक्ट्रॉन के सी के अंदर हमारे पॉजिटिव मेटल आयंस डूबे हुए हैं। ओके, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कीप इन मूविंग पोजीशन। ओके, दे आर ऑलवेज इन मूविंग पोजीशन, ये हमेशा जो हैं चलते रहते हैं, और इन चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स के और इन पॉजिटिव मेटल आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको आपस में बांध के रखता है, यही जो बॉन्ड है इसी बॉन्ड को बोला जाता है मेटेलिक बॉन्ड। ओके, सो
they have low ionization enthalpy and bonded with metallic bonds. साथ ही साथ में हम बात करें इनके प्रॉपर्टीज की, तो these metallic solids can be soft और they can be hard. ये हार्ड भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और जब हम इन्हें हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो दे फॉर्म अ शीट स्ट्रक्चर. That's why we can say these solids are malleable in nature. We can also form wires from them. That's why they are ductile in nature, and they are also very good conductor of heat and electricity because of these moving free electrons. Okay, in metallic solids, electrons are responsible for the conduction of heat and electricity. Also they have a very high melting point, okay, because of metallic bond which is very strong. And with this, our classification of crystalline solid topic is completed. Okay.